चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आखिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से काम क्यों नहीं चला होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कमियां रह गई, हम इन पे बात करते हैं। तो हमें हेडिंग डालना चाहिए लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं पहले रफ उस पे, उसके बाद हम लोग फिर इसे डिटेल में थोड़ा सा करेंगे। तो मैं पहले रफ वर्क यहाँ पर कराना पसंद करूंगा। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात की और हमने यहाँ से शुरू किया और फिर हमने W = J/Q का। फिर हमने बताया कि ये बहुत ज्यादा सही नहीं है क्योंकि सारी जो एनर्जी मिलती है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। तो फिर हमने इसका मॉडिफिकेशन किया और du = du + dw पे बात की। ठीक है ना? तो कितनी एनर्जी कितने वर्क में कन्वर्ट होगी, कितने % वर्क में कन्वर्ट हो सकती है अधिकतम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता ही नहीं चलता। हमें ये बात ही समझ नहीं आती फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि आखिर किसी मशीन की एफिशिएंसी का लेवल कहां तक जा सकता है। फर्स्ट लॉ इस पर बात ही नहीं करता। क्या मैं समझा पाया एक कमी? यस सर। तो दुनिया में ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है कि उसको आपने एनर्जी दे दी और उसने सारा का सारा काम कर दिया। ऐसा कोई हीट इंजन नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। आप इस चैप्टर में समझेंगे धीरे धीरे। आखिर वो तो ठीक है, लेकिन कहां तक हीट इंजन कन्वर्ट कर सकता है एनर्जी टू वर्क में, कहां तक? आखिर वो कौन सा लेवल होगा, वो एफिशिएंसी रेंज क्या होगी, इस पे तो बात होनी चाहिए ना। ये बात ही नहीं है इसमें, पहली बात। दूसरी बात, कई प्रोसेस ऐसी हैं जो नहीं हो सकती। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस सर। लेकिन इसकी एक कमी भी है, ये किसी रिएक्शन की डायरेक्शन नहीं बता सकता। मतलब ये नहीं बता पाता कि ये यार ए से बी की ओर होगा मामला या बी से ए की ओर होगा। चेंज इन एनर्जी तो बताता है, लेकिन एक्चुअल में कोई घटना, कोई प्रोसेस हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये नहीं बताता है। हमारा व्यावहारिक अनुभव कहता है कि अगर कोई ठंडी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ठंडा है और कोई गर्म है, ठंडा गर्म का मतलब टेम्परेचर ज्यादा कम होना बस, तो एनर्जी का स्पॉन्टेनियस फ्लो ठंडे से गर्म की ओर नहीं हो सकता। हाँ, गर्म से ठंडे की ओर हो सकता है। ये हमारी अभी तक की इस उम्र में आते आते हमारी समझ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ऐसा क्यों होता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं विनीता? यस सर। बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत इसीलिए पड़ी। और लेकिन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हम बात करेंगे तो बड़ा प्रैक्टिकल लॉ है, ऐसा कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं है उसका। तो दो बहुत फेमस स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट पे हम बात करेंगे। और क्लॉसियस स्टेटमेंट तो बहुत ही सरल है। वो कहता है कि भाई बिना बिजली के फ्रिज नहीं चल सकता, सरल भाषा में। वो यही है जो मैंने लास्ट में लिखा है अभी। बेटा, फ्रिज में क्या होता है ध्यान से समझो। फ्रिज है मतलब, जिसको आप फ्रिज बोलते हो, फ्रीजर मतलब वहां लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर एनर्जी का फ्लो होता है। कहां से कहां को होता है? लो टू हाई टेम्परेचर। हाँ, लेकिन अब हम लोग ये जानते हैं हाई से लो की ओर तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन लो से हाई अपने आप तो नहीं होगा।
अपने आप नहीं होगा तो आपको एक एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्सटर्नल सोर्स की मदद से होगा। तो जो हमारा फ्रिज है वो बिना बिजली के नहीं चलता, जब बिजली एक्सटर्नल हेल्प है तब थर्मल करंट फ्लो होती है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर। ऐसे ही पोटेंशियल मैकेनिक्स में समझिए, आपके छत में टंकी रखी है तो किचन में नीचे पानी आ जाएगा अपने आप ग्रेविटेशन की हेल्प से, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी हो। लेकिन ये कैसे होगा कि नीचे रखी है आंगन में टंकी और छत में नल लगा दिया तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा अपने आप? No, sir. नहीं चढ़ेगा, आपको मोटर लगानी पड़ती है। वो क्या है, वो एडिशनल हेल्प है या नहीं? तो Yes, sir. जैसे एक्सटर्नल आप एक्सटर्नल एनर्जी खर्च करते हैं बाहर से, मोटर चलाते हैं, और उसके बाद लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर वाटर फ्लो होता है ना, ऐसे ही बेटा फ्रिज में लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर एनर्जी का फ्लो कब होता है? जब आप एक्सटर्नल हेल्प ले। एक्सटर्नल हेल्प क्या है? बाहर से बिजली। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बात नहीं बता पाता, इसी के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी। तो चलो अब जो बातें हमने कही हैं उनको थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस। तो पहला लिमिटेशन है, इट डज नॉट इंडिकेट does not indicate the direction रहता है, indicate the direction in which the thermodynamic change can proceed कर देते हैं। किस डायरेक्शन में थर्मोडायनेमिक चेंज होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाता। और उसका मैंने इलस्ट्रेशन ये वाला बता दिया कि फ्रिज में ठंडे से गर्म की ओर अपने आप नहीं होगा, फ्रिज अगर ऑफ है तो नहीं होगा, तो एक्सटर्नल सोर्स। जबकि फर्स्ट लॉ केवल डेल्टा क्यू कहता है, वो ये नहीं बताता चेंज, डेल्टा क्यू तो चेंज इन एनर्जी है, चेंज तो दोनों तरह का होता है ना, प्लस माइनस। कोई रिएक्शन कैसे हो सकती है और नहीं हो सकती उसको इससे मतलब नहीं है व्यावहारिकता से। दूध से दही बना दिया उसने, अब दही से दूध भी बन जाना चाहिए उस हिसाब से, जबकि व्यावहारिक जीवन में ये संभव नहीं है। तो फर्स्ट लॉ अव्यावहारिक है थोड़ा सा, और फर्स्ट लॉ दूसरा ये नहीं बता पाता, लिखिए, इट गिव्स नो आइडिया about the extent to which the change takes place. The change कितना बदलाव हो सकता है, मैंने अभी कहा था मैकेनिकल वर्क में कितनी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होगी वो नहीं बताता था। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल वाई द होल ऑफ द, जैसे ये सवाल है, वाई द होल ऑफ द heat cannot be converted, can't be converted into mechanical energy. जैसे ये सवाल है बच्चों, ये एक्चुअल में केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है,
सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। कि सारी हीट वर्क में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती का जवाब ये नहीं दे सकता, ये सेकंड लॉ देगा। तो क्या मैं थोड़ा बहुत समझा पाया? यस सर। चलो ठीक है। तो बच्चों सेकंड थोड़ा ब्रॉड लॉ है और प्रैक्टिकल लॉ है, उसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। उसमें से पहला है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। मैं एक आध बार पहले भी बता चुका हूं, दोबारा एक बार समझा देता हूं। रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो है अगर कोई प्रोसेस में आप ए से बी तक पहुंचे और लास्ट में आप बी से फिर ओरिजिनल ए पे पहुंच गए ऐसे, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। ए से बी तक पहुंचे और वापस बी से ए तक पहुंचे। आप कहेंगे ऐसे तो हम चल सकते हैं ए से बी तक फील्ड में, चलने वाली बात नहीं, एनर्जी के सेंस में समझो बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स समझ रहे हैं हम लोग अभी, मैकेनिक्स नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है। आप ऐसे समझो, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। आप घर से स्कूल की ओर जा रहे हैं, आपने कहा कि 80 किलोमीटर है, पैदल पैदल चलते हैं। तो बच्चों घर से स्कूल तक जाने में 8 किलोमीटर में कुछ एनर्जी खर्च होगी या नहीं? माना 8 से यस सर। 8 से जूल एनर्जी खर्च हो गई, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अब स्कूल की छुट्टी हुई, आप घर को वापस उसी रास्ते से गए। अगर जिस स्टेप पे जितनी एनर्जी आपके शरीर से निकली थी खर्च हुई, उतनी मिलती जाए वापसी में, उतनी मिलती जाएगी, तो आप घर पहुंचने तक तरोताजा हो जाएंगे ना पूरे, उतने सब मिलते गई। क्या ऐसा होता है? नो सर। अगर ऐसा होता तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो। तो अब ये कैसी प्रोसेस हो गई? इरिवर्सिबल प्रोसेस। वेरी गुड, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आसान नहीं है। व्यावहारिक जीवन में 99% घटनाएं जो मिलेंगी आपको लगभग सब इरिवर्सिबली मिलेंगी। तो वापस पहुंचने का मतलब नॉर्मली एनर्जी के सेंस में होता है, थर्मोडायनेमिक्स में है। ये मैकेनिक्स नहीं है कि आपने डिस्प्लेसमेंट में एक चक्कर लगा दिया की बात कर दी। तो चलिए अब इस बात को समझ रहे हैं तो लिख भी लेते हैं भाई। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस को लिखना है, इट इज द प्रोसेस which can be retraced, ट्रेस करना, रिट्रेस मतलब दोबारा ट्रेस किया जाए, वापसी में भी किया जा सकता है, मतलब which can be retraced in the opposite direction in the opposite direction so that the system and the surrounding pass through, ऐसे बना लेते हैं, exactly the same state at each stage as in the डायरेक्ट प्रोसेस। तो अब आपको मैंने जो अभी बताया स्कूल से घर, घर से स्कूल वाला, वो सोचिए तो यही लिखा हुआ है।
Yes, sir. ठीक है ना? तो किसी प्रोसेस में अगर हीट बाहर निकल रही है सिस्टम से तो वापसी में अंदर आ जानी चाहिए। इस टाइप का कुछ सोचिए। रिवर्स रिवर्सिबल क्या कोई प्रोसेस कब रिवर्सिबल होती है और कब नहीं होती? तो बच्चों अब मैं यहाँ पर आपको लिखाता हूँ, रिवर्सिबल होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं हम उन पे बात करते हैं। इसी में नई लाइन से लिखेंगे। देखिए अ प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ऐसे बना लेते हैं। अ प्रोसेस इज reversible if following conditions are satisfied. Following conditions कुछ कंडीशंस हैं बच्चों रिवर्सिबल होने के। पहला, प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होनी चाहिए। इट शुड बी, मैंने बता रखा था आप लोगों को कल, क्वासी स्टैटिक, दैट इज एक्सट्रीमली स्लो। प्रोसेस बहुत फास्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत स्लो प्रोसेस, ताकि टेम्परेचर बना रहे। तो दूसरा यही होना चाहिए, द सिस्टम शुड रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। द सिस्टम should remain in thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम समझते हैं आप लोग? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का हर पार्ट जितने टेम्परेचर पर है उतने ही टेम्परेचर पर बना रहे। मैं लिख देता हूं, मुझे लगता है ब्रैकेट में आपको ये क्लियर नहीं है, लिखा दूं? Yes, sir. That is, each part of the system and surrounding should remain at the same temperature, at the same temperature. थर्मल इक्विलिब्रियम यही तो था। जीरोथ लॉ सोचिएगा। दूसरा, सिस्टम हमेशा केमिकल इक्विलिब्रियम में भी रहना चाहिए। देखिए दोबारा, इट शुड remain in chemical equilibrium. That is, अब बताओ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? जो सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए केमिकल रिएक्शन की वजह से। दैट इज द इंटरनल क्या बदलाव नहीं होना चाहिए केमिकल रिएक्शंस की वजह से। द इंटरनल स्ट्रक्चर should not change due to केमिकल रिएक्शन से लिखना चाहिए, केमिकल
रिएक्शंस। मतलब सबसे सही सब ये है कि कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन जाए भाई प्रोसेस में। इन सिंपल वर्ड ऐसे लिख लो यार, वो ज्यादा अच्छा है। इन सिंपल वर्ड्स, नो न्यू प्रोडक्ट should be found। ऐसा होना चाहिए। समझ में तो आ रहा होगा। Yes, sir. अच्छा, चौथा पार्ट थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, तो फिजिकल या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। द सिस्टम should remain in thermal equilibrium। इन सॉरी, थर्मल तो हो गया, आप क्या लिखना था? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए एक तरह से। जितना प्रेशर है उतना ही बना रहना चाहिए, वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप दैट इज pressure of the system should be sustainable। ऐसे कर देते हैं। constant। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कभी किसी ने पूछा कितनी तरह के होते हैं तो क्या जवाब दोगे? 3 तरीके से होंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। इस बहाने ये भी सीखा हमने। और लास्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम के साथ कोई ऐसी चीज जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए जिससे एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होता है बच्चों फ्रिक्शन टाइप की चीजों से, तो वो नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स जो है, या इलास्टिसिटी, इनइलास्टिसिटी, विस्कोसिटी या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये सब है डिसिपेटिव फोर्स। एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, एनर्जी खर्च हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लिखिए इसमें नो डिसिपेटिव फोर्सेज forces ब्रैकेट में, दैट इज फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इसके अलावा विस्कोसिटी एटसेट्रा should be present, should be present। तो इस तरह का कोई भी नहीं होना चाहिए जिससे एनर्जी का लॉस होता। तो ये सारी चीजें क्लियर हो पाई या नहीं? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल की कंडीशन क्या होती है, क्लियर हो गया है? Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इरिवर्सिबल प्रोसेस पे भी बात कर लेते हैं। वैसे तो यहीं से समझ में काफी कुछ आता है। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो एग्जैक्टली रिवर्स नहीं हो सकती तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो आप इनिशियल प्रोसेस से शुरू हुए, फाइनली आप वापस वहां पहुंचे तो सही भले ही,
इन एनर्जी का डिफरेंस आ गया कुछ, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, इट इज द प्रोसेस which is not exactly reversed, जो पूरी तरह रिवर्स नहीं हो सकती। तो बच्चों एक्चुअल में नेचर में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, इरिवर्सिबल। आप इसे लिखो, इनफैक्ट every process, every natural process is irreversible। तो दुनिया में जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो सब इरिवर्सिबल है। मेरे ख्याल से फिर तो कुछ कहने जैसा है ही नहीं, समझ में आ गया होगा ये। हेलो। यस सर। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कार्नो हीट इंजन और उसकी एफिशिएंसी बताऊंगा, और उसके बाद फिर उससे आगे आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट कैसे इक्विवेलेंट हैं तब ये बात की जाएगी, वो बाद में। उसके बाद अब कार्नो पे काम करेंगे। तो अभी इतना ही करते हैं, ठीक है। कुछ कहना तो नहीं है? सर थैंक यू सर। चलिए ठीक है, ओके।